नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको विश्लेषणात्मक तरीके से समझा जाए और तुलनात्मक तरीके से उसका अध्ययन किया जाए, और हम यही कर रहे हैं। हमने पहली दो क्लासों में ये देखा कि जो प्राथमिक सेक्टर हुआ या द्वितीय क्षेत्र हुआ या तृतीय क्षेत्र हुआ, इन तीनों के बीच में संबंध क्या रहा और किस प्रकार इनकी हिस्ट्री रही है कि पहले प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी माना जाता था, तो आज भारत के अंदर सेवा क्षेत्र को हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। दो क्लासों में हमने समझने की कोशिश की कि हमारे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जीडीपी में योगदान को लेकर तीन क्षेत्रों की बात की जाती है, उनका अर्थ क्या होता है। हमने ये भी कहा कि कोई भी राष्ट्र अगर सबसे पहले आज़ाद होता है, गुलामी से बाहर निकलता है या गरीबी, काफ़ी लोगों को गरीब बना दिया जाता है, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, जब वो लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं और जब वो जीतते हैं तब उस देश में अपना संविधान बनाते हैं, और जब वो संविधान बनाते हैं तो उनका सबसे पहला कार्य यही होता है कि उस देश के नागरिकों का पेट भरना। और उसके लिए हमने प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि भूमि जो होती है उसके विकास के लिए काम किया जाता है। चाहे कोई भी दुनिया का देश रहा हो, यही करेगा। उसके बाद जब वो डेवलप होगा तब वो उद्योगों की ओर जाएगा, और कृषि के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कोई काम ही नहीं, वो ऐसे ही खेतों में लगे पड़े हैं। मतलब कि पानी पिलाने के लिए भी अलग से रखे हैं, जिनकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, ठीक है। खेतों के अंदर पानी पिलाने के लिए जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे लोग इतने फ्री बैठे रहते हैं कि वो पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, जबकि उनको पानी पिलाने की कोई तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि अगर उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए, कारखानों को बढ़ावा दिया जाए, या विनिर्माण की जो प्रक्रिया है उनको ज़्यादा तेज गति से चलाया जाए, तो फिर क्या होगा, वो जो पानी पिला रहे हैं वो लोग कुछ काम करेंगे और पैसे कमा कर वो ले जाएंगे। तो पानी पिलाने से अच्छा है कि वो कुछ काम करें। इन दोनों क्लासों हमारी पिछली दोनों क्लासों में हमने इन बातों को लेकर काफ़ी अच्छे से और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इनको समझा। आज की हमारी क्लास में कुछ सेक्टर हैं, इनको छोड़ के इन्हीं के अंदर शामिल किया जाता है, लेकिन इन्हीं को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं मानकर चल रहा हूँ कि पिछली दो क्लासों में आपको ये क्षेत्र जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो आज की आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। हम शुरू करते हैं। हम क्लास को शुरू करने से पहले दो भागों में आज की क्लास को बांटेंगे। पहला है स्वामित्व के आधार पर। इकोनॉमिक्स को बांटते हैं हम, ठीक है। पहला है स्वामित्व के आधार पर, दूसरा है कार्य क्षेत्र, कार्य दिशा के आधार पर। गाइड के अंदर जब भी आप पढ़ोगे तो आपको या तो ये लाइन मिलेगी या फिर ये लाइन मिलेगी। दोनों लाइनें मिलना असंभव है। असंभव तो नहीं है, पर मुश्किल है कि दोनों लाइनें साथ में दे दे। कारण क्या है कि ये दोनों एक ही है, बस इसमें चेंज इतना है कि ये बात करेगी रोजगार को लेकर और ये बात करेगी स्वामी को लेकर, मतलब मालिक को लेकर। अब सार्वजनिक शब्द जब आएगा तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि स्वामित्व के आधार पे मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब पब्लिक सेक्टर, मतलब कि सरकारी क्षेत्र, ठीक है। तो आपको पता है कि रोजगार सरकार देगी, ये सारी चीजें कौन करेगी? सरकार करेगी। इसलिए गाइडों के अंदर एक ही लाइन लिख दी जाती है कि कार्य क्षेत्र के आधार पर या फिर स्वामित्व के आधार पर। बस एक ही लाइन में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। लेकिन अगर गाइड ज़्यादा जैसे RS की गाइड होगी, उनके अंदर इनको बांटा जाता है, अलग अलग रखा जाता है। हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा स्वामित्व के आधार पर। इसकी हम बात करेंगे। स्वामित्व शब्द से आपको क्या समझ में आता है? हम कह सकते हैं कि मालिक। अब तीन प्रकार के मालिक हो सकते हैं। पहला, सरकार, जो मालिक है। सरकार क्या कार्य करेगी? सबसे पहली बात बताना है कि सरकार क्या कार्य करेगी। क्या वो अपने लाभ के लिए कार्य करेगी या फिर वो लोगों के लाभ के लिए कार्य करेगी? तो हम इन्हीं मालिकों को हम कह सकते हैं कि एक तो होती है सरकार और एक होता है निजी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। और एक और होता है, वो होता है कि संस्था। मोटे मोटे तौर पर हम इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं। एक होती है सरकार, जो मालिक होती है पूरे राष्ट्र की। अब इस सरकार में भी ध्यान रखना, राज्य सरकारें अलग होती है, उनका कार्य क्षेत्र अलग होता है। केंद्र सरकार अलग होती है, उनका कार्य क्षेत्र अलग होता है।
इसीलिए हमने कार्य दिशा के आधार पर अलग रखा है, ताकि हमको ये पता चले कि राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी स्टेट की जो पुलिस होती है, राज्य की पुलिस होती है, उसका यूज़ कर सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसी राज्य के अंदर आर्मी का यूज़ कर सकती है, सीआरपीएफ का यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये इन दोनों की पावर अलग होती है। अब जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान की जो पुलिस है उसका यूज राजस्थान की सरकार करेगी, लेकिन राजस्थान की पुलिस का यूज बिना अनुमति के बंगाल की सरकार के साथ नहीं कर सकती है, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई केस है वहाँ पे है तो ठीक है, तो उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है कि बिना अनुमति के आप नहीं कर सकते हो, आपके राज्य है, आप अपने राज्य क्षेत्र में कार्य करिए। ठीक है, उसके बाद तो ये कार्य क्षेत्र के आधार पर हम बांटते हैं, और स्वामित्व के आधार पर हमको ये समझना पड़ता है कि एक होती है सरकार निजी, और एक होता है संस्था। निजी मतलब व्यक्ति कह सकते हो आप, क्योंकि इनको भी निजी में ही रखा जाता है, इन संस्थाओं को भी निजी में ही रखा जाता है क्योंकि किसी मालिक की होती है। अब समझना है यहाँ पे ये संस्थाएं क्या होती है, एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी काफी अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन समझना कि कोई जमीन है जिसकी कीमत है 100 करोड़ रुपए। ठीक है, जिसकी कीमत है 100 करोड़ रुपए, जमीन काफी बड़ी है, मान लो कि 5,000 स्क्वायर फीट जमीन है। अब वो जमीन में एक ही मालिक था, लेकिन उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी, उसने क्या किया कि उस जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार मान लो कि शेयर है, तो 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ में से 100 करोड़ के उसने शेयर बेच दिए, तो इसके कितने मालिक हो गए। अब 100 करोड़ को खरीदने वाले कितने लोग होंगे, वो सारे इनके मालिक हो जाएंगे। तो एक एक तो इस तरह रखा जाता है इनको, शेयर बेच के भी ये पैसे कमाते हैं। ऋण, जैसे ऋण लेते हैं तो शेयरों के माध्यम से फिर इसको चलाया जाता है, फिर पार्टनरशिप उनमें बनती है। ठीक है, एक होती है, एक संस्थाएं होती है जो काफी सारे लोग मिलकर चलाते हैं उनको, उनमें कोई शेयरों की बात नहीं होती, सिर्फ उनकी पार्टनरशिप होती है। अब समझते हैं हम, हमारा पहला पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर यह तय करता है कि संपत्ति और सेवाएं कौन प्रदान कर रहा है। यह तय करता है कि और संपत्ति संपत्ति और सेवाएं कौन प्रदान कर रहा है। उसमें होता है एक सार्वजनिक सेक्टर, एक होता है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, इसको समझना। एक उसमें दूसरा और शामिल किया जाता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, अभी हमने बात की सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है, पब्लिक सेक्टर जो होता है, उसको कौन चलाता है, कौन किसकी संपत्ति होती है, और सेवाएं प्रदान कौन करता है इसके अंदर। तो आप कहोगे कि इसका मालिक होता है या इसका स्वामी होता है, आसानी से समझना है इसको। ठीक है, इसका मालिक होता है या इसका स्वामी होता है। ठीक है, कौन होता है वो होता है सरकार, सरकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में मालिक स्वामी कौन होता है, वो होता है सरकार। इसी सरकार में या तो वो राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो, दोनों हो सकते हैं। या तो वो राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो, दोनों हो सकते हैं। उसके बाद हमारी अगली लाइन है केंद्र या राज्य सरकार पूर्णतः स्वामित्व होता है उनका, जन कल्याण मुख्य उद्देश्य न कि लाभ कमाना। जन कल्याण करना, लोगों के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि सब्सिडी देना, जैसे कि कम मूल्य में अनाज उपलब्ध कराना, जैसे कि 5 किलो अनाज, चुनाव आए 5 किलो अनाज फ्री, पूरे भारत में फ्री, बिहार में फ्री, बिहार में भी 10,000 रुपये दे दिए महिलाओं को, जैसे ही चुनाव आए उनको दे दिए गए। मालिक कौन है, सरकार। कौन से पैसे से दे रही है, जो टैक्स आपसे वसूला जा रहा है उसी टैक्स को आप ही के लिए यूज में ला रही है, आप ही के लिए वो योगदान दे रही है। तो किस में शामिल होंगे ये सारी चीजें, लाभ के लिए काम करेगी, सॉरी, जन कल्याण के लिए काम करेगी। देखो, लाभ के लिए कार्य करती नहीं है, लेकिन जो होटलें खड़ी हो रही हैं इन नेताओं की, तो उससे पता चलता है कि किस तरह जन कल्याण किया जा रहा है।
उसके बाद है सरकार टैक्स और अन्य राजस्व से प्राप्त धन का उपयोग करती है, जो बात हमने की। उन सेवाओं पर अधिक खर्च जो महंगी होती है, ठीक है। जैसे देखो, सरकारें सबसे पहले किस पे ज़्यादा खर्च करेगी? पुलिस पे ज़्यादा खर्च करेगी और किस पे करेगी? रक्षा क्षेत्रों पे ज़्यादा खर्च करेगी, क्योंकि उनको पता है कि जब भी मुसीबत पड़ेगी तो ये पुलिस ही है जो नेताओं को बचाएगी, ठीक है। तो लोगों की रक्षा के लिए भी पुलिस ही होती है, रक्षा होती है, और नेताओं की सुविधा के लिए भी ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो खर्च करेगी वो रक्षा क्षेत्रों पे ज़्यादा खर्च करेगी या फिर पुलिस पे ज़्यादा खर्च करेगी। अब इनसे क्या लाभ मिल रहा है सरकार को? इनसे तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। ये तो सरकार खर्च कर रही है इनके ऊपर लोगों की सुरक्षा के लिए, इनसे कोई सरकार को लाभ थोड़ी मिल रहा है। वो लाभ भी मिलेगा तो काफ़ी बाद में आगे चल के मिलेगा और काफ़ी लेट मिलता है। जैसे को कोई व्यक्ति है, चोरी हो गई तो वो थाने में जाएगा, रिपोर्ट लिखवाएगा, तो जो पैसे मिलेंगे वो सरकार के पास जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों में काफ़ी लेट लाभ मिलता है, लेकिन रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ों पर खर्च करती है। उसके बाद है भारतीय रेलवे, भारतीय आयुर्विज्ञान, भारत पेट्रोलियम, ठीक है। ये क्षेत्र है। हम उदाहरण एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि सरकार के जो क्षेत्र होते हैं वो ये हैं जो हमने बात की, ठीक है। सरकारी सेक्टर, जो सरकारी संस्थाएं होती है वो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्षेत्र जो हम बात करते हैं इसको मिटा देते हैं। दूसरा होता है सेकंड, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र, अब ये आप अभी हमने बात की, समझा कि ये क्या होता है, तो कमेंट करना अभी कि निजी क्षेत्र में किनको शामिल किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ना। इनका मालिक कौन होगा? या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई संस्था हो सकती है, जैसे कि व्यक्तियों का समूह हो सकता है। बैंकों से ऋण, ठीक है। या तो बैंकों से ऋण लेंगे, वो कोई भी धंधा शुरू करने से पहले बैंक कम मूल्य पे उनको ऋण अवेलेबल कराएंगे। ज़्यादा पैसे वाले हैं, बैंक ज़्यादा लोन देंगे, फिर वो बाद में नहीं चुकाते हैं, बैंक उनके लोन को ब्लैक लिस्ट कर देंगे या माफ़ कर देंगे, और वो कहेंगे कि आप आइए हमारे पास। देखना, समझना, ऋण कोई बड़ी संस्था है, मान लो बड़ी संस्था ने, बैंक को पता है कि ये काफ़ी बड़ा व्यापारी है, बड़ा आदमी है, वो बैंक के पास जाएगा तो बैंक वाले तो आगे से कहेंगे ना, आप मेरे बैंक से लोन लीजिए, क्योंकि बैंक को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। बैंक को ये थोड़ी पता होता है क्या वो आगे चलकर मेरे पैसे नहीं लौटाएगा, तो फिर वो काफ़ी सारे नहीं लौटा पाता है, फिर वो ड्यूज होता है, ठीक है। फिर ब्लैक लिस्ट कर दे दिया जाता है उसको। बाद में बैंक ही कहता है कि एक काम कीजिए, आप और लोन लीजिए हमसे और अपने धंधे को फिर से शुरू कीजिए, और फिर पुराना और अभी का सारा आप चुका दीजिए। ये अमीरों के लिए है। गरीबों के लिए छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराएगी कौन? सरकार। मालिक कौन होती है? सरकार। छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराएगी, उनसे वो अपने छोटे छोटे धंधे चलाए जाएंगे, ठीक है। अब समझना निजी क्षेत्र की जो हम बात कर रहे हैं, बैंकों से ऋण लेना निवेश करने के लिए, अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए वो बैंकों से ऋण लेंगे, और बाद में जब वो प्रॉफिट में आएंगे तो ऋण को चुका देंगे। या अपने शेयर बेचकर, जो शेयरों की हमने बात की थी कि अपने थोड़ा सा हिस्सा में पार्टनरशिप बनाते हैं, हिस्सा दे दिया नहीं जाता है, उसमें पार्टनरशिप बनाते हैं। जैसे कि 100 रुपये है, अब आपके पास, आपको पता है कि आपको मार्केट में 100 रुपये लगाने हैं, आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपने कहा कि मार्केट में ये लगाने हैं, मेरी इतनी सी ज़मीन के शेयर खरीद ले, और फिर जब वो खरीद लेंगे तो आपको 4% 5% के पार्टनरशिप हो जाएंगे। जब भी आप मुनाफा कमाओगे तो आपको जितना मुनाफा मिल रहा है उसका 4 या 5% हिस्सा किसके पास जाएगा? जिसके पास कंपनी के शेयर होंगे, शेयर जो होल्डर होते हैं उनके, ठीक है। उन्हीं वस्तु का, अब ध्यान रखना यहाँ पे भी ये लोग दिमाग लगाते हैं, ये लोग उन्हीं चीज़ों को मार्केट में लेके आएंगे जिनकी ज़रूरत मार्केट में है। लोगों का ध्यान ज़्यादा जिस पे है उस, जैसे दिवाली आएगी, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे जाएगा? सोने और चांदी के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे त्योहार आएंगे, कपड़ों का मार्केट, कपड़ों के ऊपर, तो जो समय के हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। हमारी नेक्स्ट लाइन है, अब इन्हीं क्षेत्रों को समझना कार्यदशा के आधार पर। हमने जो दूसरा पॉइंट हमारा लिखा कार्यदशा के आधार पर, इसको समझना।
देखो, एक होता है संगठित क्षेत्र, एक होता है कौन सा, निजी क्षेत्र, नहीं असंगठित क्षेत्र। एक तो होता है संगठित क्षेत्र। संगठित यानी क्या होता है, काफी सारे लोग बिखरे हुए हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर देना, ये होता है संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, काफी सारे लोग इकट्ठे करे उनको बिखेर देना, ये होता है असंगठित। ऐसा होता है नहीं। इसमें देखना पहला पॉइंट है नियमित और निश्चित रोजगार। हम यहाँ पे डाल देते हैं पॉइंट हमारा। एक होता है संगठित क्षेत्र, दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। आसानी से समझना, सही से समझना इनको, क्योंकि आखिरी क्लास है इन क्षेत्रों को समझने के लिए। आगे जब हमारी क्लास आएगी तो हम आर्थिक विकास की बात करेंगे, हम जीडीपी की बात करेंगे, जीएनपी की हम बात करेंगे, आर्थिक समृद्धि की हम बात करेंगे। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के अंदर हम अंतर देखेंगे। जैसे कि आर्थिक समृद्धि जो है उसमें सिर्फ उत्पादन की बात की जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है गरीब कौन है अमीर कौन है, कोई व्यक्ति गरीब हो रहा है अमीर हो रहा है फर्क नहीं पड़ता है, उत्पादन कितना हो रहा है वो देखा जाएगा कि देश में पहले कितना उत्पादन हो रहा था, बाद में कितना हो रहा है। आर्थिक विकास के अंदर लोगों को देखा जाएगा कि लोगों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों के घरों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोजगार के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। ये तो समृद्धि में और आर्थिक विकास में मामूली अंतर रहता है बस, उसमें लोगों की भावनाओं को समझा जाता है और समृद्धि में नहीं समझा जाता है। ये तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हमको इन क्षेत्रों का पता होना चाहिए। संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, फिर निजी क्षेत्र क्या होता है, और सरकारी क्षेत्र क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं। ये शब्द हैं, शब्दावलियां हैं, हम उन्हीं को समझ रहे हैं। ठीक है। संगठित क्षेत्र के अंदर अगर डिटेल में बात करें, उस इसमें जिन लोगों को भविष्य निधि मिलती है, मतलब पीएफ मिलता है, जिन लोगों को महीने में छुट्टियां मिलती है और उनकी तनख्वाह नहीं काटी जाती है, जैसे कि एक महीने से नौकरी, एक महीने के लिए आपने नौकरी की तो एक महीने के अंदर आपको 4 छुट्टियां दी गई, ऊपर से आपको एक छुट्टी और दे दी गई उसी संस्था की ओर से, और आपसे बदले में उन 5 दिनों का कोई रोजगार नहीं काटा गया, मतलब कि आपका वेतन नहीं काटा गया। उसके बाद आपका वेतन फिक्स है, आप 6 घंटे कार्य करोगे ये भी फिक्स है, और आपका वेतन चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 50 लाख हो, 50 लाख तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 लाख तो राष्ट्रपति का होता है, तो ज़्यादा हो कितना भी हो, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। तो इससे आपको रोजगार मिला है, ये आपका फिक्स है, सारी चीज़ें निश्चित कर दी गई है कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। उसके बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, आपका स्पेशल बीमा होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट और होंगे इसमें, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार, इसी को कहा जाता है आपकी समाज से सुरक्षा की जाएगी, सामाजिक सुरक्षा, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा जब तक आप ड्यूटी पर हो। तो ये किसमें शामिल किया जाता है, ये शामिल किया जाता है संगठित क्षेत्रों के अंदर, जितनी हमने बातें की, ठीक है, निश्चित क्षेत्र, निश्चित रोजगार, ये सारी चीजें संगठित क्षेत्रों के अंदर। असंगठित क्षेत्र, इसके अंदर आपको ये शामिल किया जाएगा, कोई आपको पीएफ की सुविधा नहीं, कोई आपका रोजगार निश्चित नहीं, कोई आपका वेतन निश्चित नहीं। या आप संगठित क्षेत्र के अंदर तो आपको ये कहा जाएगा कि आपको एक महीने के बाद नौकरी छोड़नी है तो आपको स्पेशल नोटिस दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में कोई नोटिस नहीं, आप जाके खड़े हो जाओ, कोई आएगा लेने, काम मिला तो ठीक है, मजदूर, ठीक है। तो ये संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में, इसमें कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र की हमने बात कर ली, पंजीकृत होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे संगठित क्षेत्र के अंदर पंजीकृत होता है। इस पंजीकृत के अंदर सारी चीजें शामिल हो, कौन सी चीजें, निश्चित पंजीकृत हो रहा है, एक पेपर आपको दिया जा रहा है, उस पेपर पे सारी शर्तें लिखी है कि आपको इतने घंटे काम करना है, आपका इतना वेतन है, आपको इतनी छुट्टियां मिलेगी, आपको ये वो फलाना ठीकना जो भी है, ठीक है, सारी चीजें पंजीकृत के अंदर आपको बता दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र के अंदर आपको कुछ भी फिक्स नहीं है कि क्या होगा। पॉइंट देखना क्या है, अनियमित रोजगार, छोटे बिखरे उद्योग ये होते हैं। बड़ी नौकरी है, कोई बड़ी सॉरी कोई बड़ी संस्था है, बड़ी फैक्ट्री है,
उसके अंदर पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा। आपसे फालतू में मतलब काम नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि सरकार का आदेश आ जाता है। आगे बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर सारी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि हो सकता है कल आग लग जाए तो उस फैक्ट्री के अंदर कोई हादसा हो जाए और काफ़ी सारे लोगों की मौत हो जाए तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को पंजीकृत करवाना या सरकार की परमिशन लेना आवश्यक होता है। और मौत भी नहीं हो, चलो मान लो कंपनी है, फैक्ट्री है, काफ़ी सारा धुआं दे रही है, प्रदूषण फैला रही है, उसका भी तो सरकार को देना पड़ेगा ना कि कितना हो रहा है, फिर सरकार उस पर तब ध्यान देगी। अगर वो सारी चीज़ें नहीं करवाएगी और वो अपना काम करती जा रही है, फिर सरकार जो एक्शन लेगी तो वो उसके लिए, कंपनी के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाएगा। इसलिए उसको सेटलमेंट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उसको पंजीकृत तो करवाना ही पड़ेगा। छोटे बिखरे उद्योग असंगठित क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। छोटे किसान, मजदूर, सड़क पे काम करने वाले विक्रेता, छोटे दुकानदार और दिहाड़ी मजदूर, ठीक है, इन लोगों को असंगठित क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उसके बाद लगभग 80% जो आबादी है, लगभग 80% आबादी, जो पॉइंट बोले हैं उन पॉइंटों को लिखना, दो दो तीन तीन पॉइंट है, ताकि आपको ये पता रहे कि किस क्षेत्र में किन को शामिल किया जाता है। सिर्फ क्लास सुन मत लेना। उसके बाद 80% लोगों को असंगठित क्षेत्र में शामिल किया जाता है। असंगठित मतलब कि हमारे देश के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास नियमित रोजगार तक नहीं है, उनको पता नहीं है कि कल रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। 80%। 20% लोग होंगे जो संगठित क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है, आबादी की बात हो रही है। ये हुआ असंगठित और संगठित क्षेत्र की जो डेफिनेशन थी उसको लेकर हमने बात की। अब आपसे क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि प्राथमिक क्षेत्र, कमेंट में आंसर जरूर देना, उसके बाद क्लास में आगे बढ़ना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जब आप गाइड पढ़ोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि स्वामित्व वो क्या है, कार्य के आधार पर क्षेत्र क्या है, और वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्षेत्र है वो क्या है। हमने क्या किया कि आज की हमारी क्लास में हमने इनको साथ में लेकर बात करना चाहिए, ताकि आपको ये पूरा जो सिस्टम है आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र किसमें होगा या किसमें पनप रहा है, ठीक है, मतलब कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लोग मिलेंगे आपको, प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में या तृतीयक सेक्टर में, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पिछली मतलब एग्जाम जो हुआ था फर्स्ट पेपर के अंदर, रीट के अंदर, मेंस के अंदर, ये पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र के अंदर 2021-22 में जो वृद्धि हुई है वो कितनी, अनुमानित कितनी रही है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेकिन ये क्षेत्र जब आपको समझ में आएंगे तभी ये क्लास, तभी आपको ये सारी चीज़ें, वृद्धि आपको समझ में आएगी। उसके बाद देखना गवर्नमेंट 80%, देखो जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी, या तो एमएसपी देगी फसलों के ऊपर ताकि वो नियमित, अब किसान है उनको असंगठित क्षेत्रों में रखा। अगर किसान की एमएसपी फिक्स कर दी जाए और उसको बता दिया जाए कि आपको गेहूं पे 2525 रुपये किलो गेहूं आपकी खरीद होगी, पहले फिक्स नहीं था, वो कितने 10 रुपये किलो में खरीद लेते थे, या 15 में भी, या 20 में भी, या 25 में भी, या 30 में भी खरीद लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी फिक्स कर दिया गया है कि आप कितने में भी खरीदिए लेकिन 25 से कम नहीं खरीद सकते, ये एमएसपी फिक्स कर दी गई। उसके बाद किसानों की आय फिक्स हो जाती है। जैसे कि एक खेत है, 1 बीघा खेत है, उनमें मान लो कि 20 क्विंटल गेहूँ वो उत्पादित करते थे, उत्पादन करते हैं 20 क्विंटल गेहूँ का। अब उनको 25 से गुना करोगे तो 50,000 के उन्होंने गेहूँ का उत्पादन कर लिया। उसके बाद उनका बीज जो भी काट कूट के 30,000 तो उनके पास बच ही जाएंगे। अब जो 30,000 बचे तो ये लंबे समय के लिए उनके हो गया कि हाँ, हम हर साल गेहूँ उगाएंगे तो हमको 25 से तो ऊपर ही एमएसपी मिलेगी, तो इतने रुपए तो हम पैदा कर लेंगे। उसके बाद अगर फसल खराब हो जाए और किसानों के पास पैसा ना हो, और अगर ऋण ऋण लेना चाहे, मतलब कि पैसे लेना चाहे उधार बैंकों से, तो सरकार क्या करती है कि लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के ऋण अवेलेबल कराती है इन किसानों के लिए, ताकि वो ऋण लेके
खेती कर सके अच्छे से या अपने बीज खरीद सके, क्योंकि अभी जो लहसुन होता है उट्टी का कहते हैं काफ़ी महंगा पड़ता है, तो उनके पास पैसे ना हो तो ये उनसे खरीद सकते हैं। उसके बाद जब वो फसल उगाएंगे, अगर सारी फसलों पे एमएसपी लागू कर दी जाए, तो जब वो फसल उगाएंगे तो उनको तो इतना तो पता रहेगा ना कि चाहे कम बैठे, चाहे वो कम उगे, कम फसल मिले, उत्पादन जो हो काफ़ी कम हो, 20 क्विंटल हो रहा था वो 10 क्विंटल हो, फिर भी उनको इतना तो पता रहेगा ना कि हाँ इतने भाव में जाएगी तो भी हमारे बीज के पैसे तो वापस आ जाएंगे और हम ऋण चुका पाएंगे। ठीक है, तो एमएसपी इसलिए जरूरी है, सरकार काफ़ी सारी फसलों में एमएसपी इसलिए दे रही है। आगे बढ़ते हैं हम। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, इसमें महिलाओं के 10-10 हजार रुपये खातों में डाल दिए गए। और जब पिछली बार जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे उनमें कहा था कि हम जो गैस की टंकी है 500 रुपये में देंगे, अब नहीं दे रहे हैं लेकिन कहा तो था ना देंगे। तो उन्होंने ये क्यों किया? ताकि लोगों के ऊपर जो भार है महंगाई का वो कम कर सके। अब निजी क्षेत्रों से तो कर नहीं सकते, अब जो निजी अस्पताल है उससे तो कर नहीं पाएंगे, उनको जाके तो नहीं बोल पाएंगे ये लोग कि आप कितने पैसे क्यों ले रहे हो। ठीक है, लेकिन वो उन अस्पतालों के अंदर बीमा लागू कर सकते हैं सरकारी, ताकि सरकार उनको पैसे चुकाती रहे लेकिन आपका इलाज मुफ्त में हो जाए। तो ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो सरकार लेके आती है वो इसलिए लेके आती है। ये हमने बात की। उसके बाद एक अब समझना है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का कृषि खनन में। ठीक है, हम एक बार समझ लेते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है आज की हमारी क्लास की, और जो पिछली 3 क्लास हैं उन 3 क्लासों को मिला के जो हमने अब जो जानकारी जुटाई है उसको लेकर समझना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र होते हैं। फिर हमने थोड़ा टॉपिक से हटे और हमने बात की कि स्वामित्व के आधार पर और कार्य दिशा के आधार पर क्षेत्र। ठीक है, इन दोनों को अलग रखा हमने, इनकी बात अलग की और उनकी बात हमने अलग की। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो ये पहला भाग हमारा था और ये दूसरा भाग जो हमारा है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इनका हम विश्लेषण किस प्रकार कर सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? कृषि को, डेयरी फार्म, ठीक है, उसके बाद पशुधन, मत्स्य पालन, और ये खनन जो गड्ढे को जो खोदे जाते हैं, धातुएं जो निकाली जाती है, ये नेचुरल थिंग है, ये पहली बार ये काम हो रहा है, तो हम खनन को किसमें शामिल करेंगे? प्राथमिक में। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर समझना है इसको, कोयला निकाला जाता है सरकार के द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकालती है सरकार। अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी संगठित, वहां पे जो रोजगार मिलेगा मुझे बताओ, संगठित मिलेगा या ना मिलेगा? सरकारी काम है तो जो नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए तो पढ़ रहे हैं तो समझ जाओगे वो संगठित क्षेत्र होगा। अब उसी को, अगर उसी प्राथमिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के अंदर हम देखें, ठीक है, तो उस क्षेत्र को हम असंगठित क्षेत्र कह सकते हैं। कारण क्या है देखना, कृषि क्षेत्र है तो कोई आय फिक्स नहीं है उनकी। ठीक है, अगर किसान बीमार पड़ गया या कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि वहां पे फसल तैयार नहीं हुई, तो उस पूरे साल का पैसा कोई नहीं देगा, उनको कौन देगा? तो क्या ये रोजगार नियमित है, निश्चित है? नहीं है, ये असंगठित क्षेत्र है। अधिकांश छोटे किसान जिनके पास अपनी जमीनें तक नहीं होती है, वो दूसरों की खेतों पे जाकर खेती करते हैं। मान लो कि जो किसान है, जो मैंने कहा कि उनके कोई चक्कर पड़ गया, तो जो किसान उनके खेतों पे काम करते थे वो काम भी उनको नहीं मिलेगा। आप कह सकते हो कि दूसरों खेतों पे चले जाएंगे, लेकिन उन छोटे किसानों के ही कोई चक्कर पड़ गया और काम पे नहीं जा पाए तो फिर तो काफी सारी मुश्किलें हैं। निजी स्वामित्व पर असंगठित क्षेत्र, ठीक है, मतलब स्वामी तो है वो अपनी जमीन के, लेकिन नियमित रोजगार नहीं है। जैसे सरकारी नौकरी मिल गई आपको कोई भी, तो आपका वो नियमित रोजगार हो गया। और कोई बड़ी कंपनी है, उस वो कंपनी चल रही है तो आपको काफी सारे रोजगार वो दे रही है, तो उस व्यक्ति के लिए, उस मालिक के लिए तो ये रोजगार हो गया कि हाँ वो इतने रोजगार दे रहा है तो कुछ मुनाफा भी तो कमा रहा है ना वो। तो ये हो गई चीजें। लेकिन किसान भी अपनी संपत्ति का मालिक होता है, लेकिन उसका कोई नियमित रोजगार नहीं है, तो किसमें शामिल करेंगे? असंगठित क्षेत्र में। ये प्राथमिक क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगभग सब चीजें असंगठित क्षेत्र में शामिल की जा रही है, सरकारी संस्थाओं को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें, जब लोग खेती नहीं करेंगे तो उद्योगों में जाएंगे। उद्योगों में जाएंगे तो वहां पर उनको दोनों प्रकार के क्षेत्र मिलेंगे, संगठित क्षेत्र भी मिलेंगे और
असंगठित क्षेत्र भी मिलेंगे। 2 लाइनें हैं, इसमें सुनना। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सबसे बड़ा है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सबसे बड़ा है। इसका अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्र है। कब जब हमने पहली क्लास देखी तब हमने क्या बात की? हमने ये कहा कि लगभग 46% रोजगार कृषि क्षेत्र दे रहा है, लेकिन जीडीपी में हिस्सा कितना? सिर्फ 18%। मतलब ये है कि जो वो क्षेत्र है 46% रोजगार जो दे रहा है वो असंगठित क्षेत्र है। उन लोगों को मतलब आधे से ज़्यादा लोग फ्री बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती खेती कर रहे हैं। कारण क्या है कि दूसरी जगह भी काम नहीं है, या हो सकता है वो काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन जीडीपी में जो योगदान है उद्योगों का वो भी तो काफ़ी कम है ना। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उद्योग क्षेत्र है उसकी भी काफ़ी कमी हमारे देश में है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का जो भाग तीसरा जो द्वितीय क्षेत्र का है, अब हम स्वामित्व के आधार पर, कार्यदशा के आधार पर इनके बीच में संबंध देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें तो सरकारी कारखाने हो गए, जैसे कि बेल हो गया, ठीक है, ये मशीनरी जो होती है ये। दूसरा है निजी संगठित क्षेत्र, जैसे कि टाटा मोटर्स, ठीक है, भाटिया एंड कंपनी, हुंडई, ये कारों की जो कंपनियां होती है, ये इन क्षेत्रों में। लाइन सुनोगे आपको समझ आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में संगठित रोजगार का प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र से अलग होता है, बेहतर होता है, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, उससे तो काफ़ी बेहतर है कि आप किसी कंपनी में जाकर नौकरी करो, कम से कम आपको फिक्स तो तनख्वाह तो मिल रही है। लेकिन जो किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो जितना कमा रहे हैं उससे ये कम ही कमाएंगे। तो दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें चलती रहती है, लेकिन इसमें ज़्यादा संगठित क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। हम तीसरा पॉइंट जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, उसकी बात करें तो इसमें सरकारी सेवाएं होती है, सरकारी अस्पताल, सरकारी संस्थाएं जो भी है, और जो निजी अस्पताल होते हैं, प्राइवेट अस्पताल, ये दोनों हैं। समझना, इसमें संगठित क्षेत्र जब आपको ज़्यादा मिलेगा, असंगठित क्षेत्र आपको कम मिलेगा। मतलब कोई नर्स भी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं, लेकिन उस नर्स की भी तनख्वाह फिक्स होती है, ठीक है। इस प्रकार 2 लाइनें सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में असंगठित और संगठित दोनों तरह के रोजगार का मिश्रण हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण रोजगार में बड़ी बड़ी आय असमानताएं देखने को मिलती है, जैसे कि आईटी। अब देखना, इसमें असमानता की बात की है, सेवा क्षेत्र की हम बात करें और असमानता की हम बात करें। एक डॉक्टर है जिसकी तनख्वाह है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है, एक डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, लेकिन उसी डॉक्टर के यहाँ पे काम करने वाले और सेवाएं देने वाले, उनकी तनख्वाह है मात्र 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। कहाँ 2.5 लाख, कहाँ 10-15 हज़ार रुपये। काम सेम कर रहे हैं, बस पोस्ट का फर्क है। और हम जो बात कर रहे हैं वो सरकारी डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर की बात कर रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े निजी अस्पताल है जिनमें डॉक्टरों की तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उन्हीं के नीचे देख रेख करने वालों की 6,000, 5,000, 7,000। तो ये असमानता काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक ही लाइन में हम बात कर लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व जो होता है वो किसान होता है, ठीक है, अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में शामिल किया जाता है, सर्वाधिक रोजगार है लेकिन असंगठित। द्वितीय क्षेत्र निजी सार्वजनिक दोनों, तृतीय क्षेत्र निजी सार्वजनिक दोनों, मिश्रण है दोनों का उसमें भी, और नियमित सुरक्षित रोजगार इन दोनों सेक्टरों में हमको देखने को मिलता है। आज की हमारी क्लास कैसी लगी, कुछ समझ में आया या सब गया? कमेंट करके जरूर बताना, जो भी क्वेश्चन है वो भी बताना, और आपके पास गाइड हो अर्थशास्त्र की। अब हमारी इन सेक्टर को, इन संस्थाओं को जो हमने बात की, इनको अपने गाइड के साथ मिलान करना। क्या आपको वो गाइड की लैंग्वेज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही हो तो बताना कि हमको अब से अच्छे से वो गाइड समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।